नमस्कार दोस्तों। यह कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है RBSE की, ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान की, और सरकारी बुक है और शानदार बुक है, ठीक है ना। इसमें जो फैक्ट है उनको अपन दरकिरार नहीं कर सकते क्योंकि एग्ज़ामों में देखने को मिलेंगे वो। तो चलिए हर एक फैक्ट, हर एक तथ्य, हर एक थ्योरी को समझते हुए, पढ़ते हुए, याद करते हुए चलते हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ में याद करते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, अंतरिक्ष खोज। अंतरिक्ष खोज। पिछले अध्याय में हम जान चुके हैं कि प्राचीन काल से ही मनुष्य ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए प्रयत्नशील रहा। सभ्यता के प्रारंभ काल में पृथ्वी से आकाश की गतिविधियों को देख पाना संभव नहीं था, किंतु लंबे समय तक आकाशीय पिंडों की गतिविधियों को देखकर प्राप्त निष्कर्षों की सहायता से मानव ने कई पुरानी मान्यताओं को गलत साबित कर दिया। खगोल शास्त्री ने विश्व के सामने नए सिद्धांत और परिकल्पनाएं पेश की। अंतरिक्ष या खगोलीय खोज में भारत की प्राचीन सभ्यताएं सहित अंतरिक्ष या खगोल खोज में भारत की प्राचीन सभ्यताओं सहित मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, यूनान का योगदान रहा है। मानव ने पुरातन काल से कई यंत्रों की सहायता से सौरमंडल, ग्रहों, तारों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। रॉकेट की सहायता से कई अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजे हैं। इस अध्याय में हम इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खगोल की प्राचीन विरासत। खगोल की प्राचीन विरासत। खगोल शास्त्र का प्रारंभ किस देश और किस काल में हुआ होगा, इस विषय का विद्वान एकमत नहीं है। प्रारंभ में यह केवल निरीक्षणात्मक रहा होगा, लेकिन क्रमशः वैज्ञानिक स्वरूप पाकर वह वर्तमान का खगोल विज्ञान बन गया। इस विद्या का चरमोत्कर्ष मिस्र के पिरामिडों द्वारा लगभग 2500 ईसा पूर्व वर्ष से भी पहले स्थापित हुआ था। मिस्र के पिरामिड एवं उसके ठीक शीर्ष पर स्थित ध्रुव तारा मिस्र का पिरामिड है। इस विद्या का चरमोत्कर्ष मिस्र के पिरामिड द्वारा लगभग 2500 ईसा पूर्व वर्ष से पहले स्थापित हुआ था। अभी तक के प्राप्त प्रमाणों के आधार पर ऐसा ज्ञात हुआ है कि पिरामिडों के निर्माण का संबंध तारों की दिशा और गति को जानने के लिए किया गया। गीजा के महान पिरामिड का ध्रुव तारे की सीध में होना इस मत की पुष्टि करता है। गीजे का पिरामिड है, गीजा के महान पिरामिड का इस मत की पुष्टि करता है। मिस्र एवं चीन का खगोल इतिहास स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो सका है, फिर भी चीन में खगोल ज्ञान की शुरुआत ईसा पूर्व 6वीं सदी से यहाँ की गई है। संपूर्ण पूर्वी एशिया के लिए चीनी खगोलीय विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण था। वैज्ञानिकों का विचार है कि विश्व में सबसे पहले तारों को तालिका में चीन ईसा पूर्व 4वीं सदी में तैयार हुई थी। तारों की तालिका अच्छा चीन में ईसा पूर्व 4वीं सदी में तैयार हुई थी। क्या हुई थी 4वीं सदी ईसा पूर्व में? तारों की तालिका। बताइए सबसे पहले तारों की तालिका कहाँ स्थापित हुई थी, किस देश में हुई थी? चीन में। कब की बात है? ईसा पूर्व 4वीं सदी। इसी आधार पर पश्चिमी अंतरिक्ष विज्ञान का प्रारंभ यूरोप के यूनान में संभव हुआ। पश्चिमी अंतरिक्ष विज्ञान का प्रारंभ यूरोप के यूनान में संभव हुआ। अंतरिक्ष खोज का इतिहास। भारत के खगोलविद भी अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल से ही प्रयत्नशील रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से आर्यभट्ट, बराहमिहिर, भास्कराचार्य, द्वितीय आदि है। आर्यभट्ट भारत के महान खगोलविद थे, जिनकी मान्यता थी कि पृथ्वी गोल है। उन्होंने पृथ्वी स्थिर नहीं है यह बात ईसा पूर्व 5वीं सदी में बता दी थी। पृथ्वी स्थिर नहीं है यह किसने बताई थी? आर्यभट्ट, बराहमिहिर या भास्कराचार्य ने? आर्यभट्ट ने। कब? ईसा पूर्व 5वीं सदी में। इसके घूमने के कारण हमें लगता है कि तारे उदय व अस्त होते हैं। उन्होंने पृथ्वी की परिधि लगभग 24,835 मील बताई थी। आर्यभट्ट ने 24,835, जो आधुनिक काल के भूवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई परिधि 24,901 मील के लगभग बराबर है। 35 जब 65
65 को ये दे रहे, हाँ 65 में 66 को, 24,835 और 24,901 मिल के लगभग बराबर है। 24,901 मिल के लगभग बराबर है। उन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया था, जो अटल सत्य है। उन्होंने पृथ्वी की परिधि लगभग 24,835 मील बताई थी, जो आधुनिक काल के वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई परिधि 24,901 मील के लगभग बराबर है। आधुनिक तो कितनी है? 24,901। और आर्यभट्ट के अनुसार कितनी है? 24,835। उन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया था। उन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया था। उन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर, ये चंद्रमा है, चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया था, जो अटल सत्य है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट रखा गया है। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। ये है भाई साहब आर्यभट्ट। चाणक्य सा लग रहा है, लेकिन चाणक्य नहीं है, आर्यभट्ट है। और ये है इराटोस्थेनेस। और भास्कराचार्य द्वितीय। यूनान में ईसा पूर्व 4वीं सदी में अंतरिक्ष ज्ञान विज्ञान का विकास होने लगा। अपन ने 5वीं ईसा पूर्व में ही बता दिया ना, 5वीं सदी ईसा पूर्व में। अब यूनान में 4वीं सदी से। इसमें प्रमुख दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु, टोलमी थे। उस समय माना जाता है कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। यह धारणा 16वीं सदी तक बनी रही, जिसे कोपरनिकस ने गलत साबित किया। कोपरनिकस ने, यह धारणा 16वीं सदी तक बनी रही, जिसे कोपरनिकस ने गलत साबित किया। पृथ्वी की सही परिधि का आकलन। यानी कि उस समय माना जाता है कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। यह धारणा 16वीं सदी तक बनी रही, जिसे कोपरनिकस ने गलत साबित किया। पृथ्वी की सही परिधि का आकलन एरिस्टोथेनेस ने ईसा पूर्व 3री सदी में किया। अब क्वेश्चन आएगा क्या? बताइए, कोपरनिकस ने किस बात को गलत साबित किया? उसने साबित किया कि जो ये पृथ्वी जो केंद्र में है और सूर्य इसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है, ये गलत है। उल्टा है कि सूर्य केंद्र में, पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सही है। ये किसकी बात है? कोपरनिकस ने गलत साबित किया। और एरास्टोस्थेनेस ने क्या किया? ईसा पूर्व 3री सदी में भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्रियों में सही परिधि का आकलन किया था एरास्टोस्थेनेस ने। इस वाले में यह है एरास्टोस्थेनेस। जब ठीक है, कोपरनिकस ने गलत साबित कर दिया और पृथ्वी की सही परिधि का आकलन एरास्टोस्थेनेस ने ईसा पूर्व 3री सदी में किया। भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्र में भास्कराचार्य द्वितीय प्रसिद्ध है। खगोल शास्त्र में भास्कराचार्य द्वितीय कौन थे? खगोल शास्त्री। इनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। इस विद्वान ने मात्र 36 वर्ष की आयु में सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। अब क्वेश्चन आएगा, बताइए सिद्धांत शिरोमणि रचना किसकी है? भास्कराचार्य द्वितीय की। भास्कराचार्य द्वितीय क्या थे? ये थे खगोल शास्त्री। जन्म 1114 नामक ग्रंथ की। इनका मानना था कि पृथ्वी गोलाकार तथा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण वह सब चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय खगोल शास्त्र ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, पृथ्वी के घूर्णन तथा परिक्रमण आदि का प्रतिपादन न्यूटन से कई सदियों पूर्व कर लिया था। भास्कराचार्य के ग्रंथों में अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति शास्त्र आदि का विस्तृत वर्णन है। भास्कराचार्य, ये भास्कराचार्य है, ये शास्त्र नहीं है, ये आर्यभट्ट है। भास्कराचार्य खगोल शास्त्री थे।
कोपरनिकस ने गलत साबित किया किसको, कि भाई पृथ्वी केंद्र में है, पृथ्वी केंद्र में नहीं सूर्य केंद्र में, ये बताया उन्होंने। फिर वे पृथ्वी की सही परिधि का आकलन किसने किया, इराटोस्थेनेस ने ईसा पूर्व 3वीं सदी में। और भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भास्कराचार्य द्वितीय, जन्म 1114 में। किताब सिद्धांत शिरोमणि। उनका मानना था कि पृथ्वी गोलाकार तथा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। सिद्धांत शिरोमणि, भास्कराचार्य द्वितीय। भास्कराचार्य के ग्रंथों में अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति शास्त्र आदि का विस्तृत वर्णन है। अंतरिक्ष जानकारी के साधन, दूरबीन। ईसा से 20वीं सदी तक खगोल शास्त्रीय आकाशीय पिंडों की गतिविधियों को समझाने वाला अवलोकन शास्त्र मात्र था। आधुनिक वेधशाला का प्रमुख यंत्र दूरबीन है, जिसकी साथ साथ दूर स्थित वस्तु हमें पास में एवं बड़ी दिखाई देती है। प्रथम दूरबीन का आविष्कार हॉलैंड, नीदरलैंड के हैंस लिपस्की ने किया था। अंतरिक्ष जानकारी के साधन, दूरबीन। ईसा से 20वीं सदी तक खगोल शास्त्रीय आकाशीय पिंडों की गतिविधियों को समझाने वाला अवलोकन शास्त्र मात्र था। आधुनिक वेधशाला प्रमुख यंत्र दूरबीन, जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुएं हमें पास में बहुत बड़ी दिखाई देती है। प्रथम दूरबीन का आविष्कार हॉलैंड, नीदरलैंड के हैंस लिपस्की ने किया। वही दूरबीन का आविष्कार कहाँ हुआ, हॉलैंड में, जिसको नीदरलैंड बोलते हैं। किसने किया, हैंस लिपस्की। प्रथम दूरबीन का आविष्कार हॉलैंड। नीदरलैंड के हैंस लिपस्की ने किया था। प्रथम दूरबीन का आविष्कार हॉलैंड, नीदरलैंड, हॉलैंड को नीदरलैंड बोलते हैं, हैंस लिपस्की ने किया था। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, हैंस लिपस्की। कहाँ के थे ये, हॉलैंड, नीदरलैंड के। किंतु आकाशीय पिंडों को देखने, ठीक है ना, किंतु आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग किए जाने वाले दूरबीन का आविष्कार इटली में गैलीलियो ने 1610 में किया था। आकाशीय पिंडों को इटली में गैलीलियो ने 16 दे, इटली में भी ली है, गैली में भी ली है। इटली में गैलीलियो ने 1610 में किया। गैलीलियो की दूरबीन, ये दूरबीन गैलीलियो की। वर्तमान में भारत सहित रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस आदि देशों में बड़ी बड़ी दूरबीनें स्थापित की जा चुकी है, जिनकी सहायता से वैज्ञानिक अंतरिक्ष के बारे में नवीन जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इसी प्रकार की एक दूरबीन हमारे राज्य उदयपुर शहर की फतेह सागर झील के टापू पर स्थापित की गई है। उदयपुर शहर में है, फतेह सागर झील के टापू पर स्थापित की है, जो देश की सबसे बड़ी दूरबीन है। इसका नाम है मास्ट। मास्ट क्या है, मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। कहाँ है, फतेह सागर झील में। फतेह सागर झील कहाँ है, उदयपुर में। उदयपुर शहर की फतेह सागर झील के टापू पर स्थापित की गई है, जो देश की सबसे बड़ी दूरबीन है। मास्ट नामक इस सौर दूरबीन की सहायता से सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है। इसका अध्ययन किया जा रहा है सूर्य का। उदयपुर की फतेह सागर झील में स्थित वेधशाला ये है भाई। वैज्ञानिक लगातार उत्तम किस्म की नई नई दूरबीनों का आविष्कार कर रहे हैं, जिन्हें कंप्यूटरों से जोड़कर खगोलीय पिंडों का अध्ययन अत्यंत शुद्धता से
किया जा रहा है। दक्षिण भारत के कावलूर कहाँ है? तमिलनाडु में नामक स्थान पर एक वेणु बापू दूरबीन को स्थापित किया गया है। दक्षिण भारत के कावलूर जो तमिलनाडु में नामक स्थान पर वेणु बापू दूरबीन को स्थापित किया गया है। कहाँ? कावलूर में। वेणु बापू दूरबीन कहाँ है? कावलूर में। कावलूर कहाँ है? तमिलनाडु में। अंतरिक्ष रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए वैज्ञानिकों ने अपने 1990 में हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। 1990 अप्रैल हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। अप्रैल 1990 में हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। दक्षिण भारत के कावलूर कहाँ है? तमिलनाडु नामक स्थान पर एक वेणु बापू दूरबीन को स्थापित किया है। अंतरिक्ष के रहस्यों को उद्घाटन करने के लिए वैज्ञानिकों ने अप्रैल 1990 में हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। वेणु बापू दूरबीन कहाँ है? कावलूर में। कावलूर में कौन सी दूरबीन है? वेणु बापू, तमिलनाडु में। वैज्ञानिकों ने अप्रैल 1990 में हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। यह है वेणु बापू दूरबीन। शानदार जगह पर शानदार लग रही है भाई साहब, जंगल के बीचों बीच। और यह है हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन। वेणु बापू दूरबीन। वेधशाला आंतरिक खोज में वेधशाला का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हम पिरामिडों के बारे में जान चुके हैं। हमारे देश में वेधशाला बनाई गई। विद्वानों का मत है कि प्राचीन पाटलिपुत्र, नालंदा आदि स्थानों से जंतर मंतर वेधशाला जयपुर। तगड़ी बनाई है यार, हैं? वेधशाला है जंतर मंतर वाड़ी जयपुर की। जंतर मंतर छुमंतर वो वाड़ी है, ठीक है। जंतर मंतर वेधशाला जयपुर। तारों की गतिविधियों पर वेधशालाओं द्वारा नजर रखी जाती थी। सवाई जयसिंह ने भारत, चीन, बेबीलोन और यूरोपीय ज्ञान के आधार पर वेधशाला का निर्माण दिल्ली के जंतर मंतर में प्रारंभ किया। उन्होंने सन 1724 में पहली वेधशाला दिल्ली में तथा सन 1734 में दूसरी वेधशाला जयपुर में बनवाई। तो पहली वेधशाला 1724 में दिल्ली में और जो 10 साल बाद ही 1734 में दूसरी वेधशाला जयपुर में। अब क्वेश्चन आ गया, बताइए जो जयपुर में जो वेधशाला है वह कौन से क्रम की वेधशाला है जयसिंह के निर्माण के अनुसार? दूसरी। इसके अतिरिक्त बनारस, उज्जैन, मथुरा, ये बहुत फेयर क्वेश्चन आता है। बताइए जयसिंह की वेधशाला किन किन शहरों में है? तो एक तो दिल्ली है सबसे पहले, और जे के बाद में बनाई जयपुर में 1734 में। फिर इसके बाद है बनारस, उज्जैन तथा मथुरा वेधशाला निर्माण। और इनमें से जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है। सवाई जयसिंह ने 3 नए यंत्रों का आविष्कार किया जिनके नाम है सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र तथा राम यंत्र। यानी कि सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र तथा राम यंत्र। किसने बनाए थे ये यंत्र? जयसिंह ने। 5 वेधशाला कहाँ है? दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा। दिल्ली में 1724 और जयपुर में 1734।
सम्राट जयप्रकाश चंद्र तथा राम यंत्र रखे। आज लगभग 300 वर्ष बाद भी यह यंत्र समय बताने में सक्षम है। अच्छा, कृत्रिम उपग्रह एवं अंतरिक्ष यात्री। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने विभिन्न उपयोगों के लिए कुछ ऐसे कृत्रिम पिंड अंतरिक्ष में भेजे जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इन पिंडों को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। सामान्यतः धरातल से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पुनः धरातल आ करती है। लेकिन अगर रॉकेट द्वारा कृत्रिम उपग्रह को इतना वेग प्रदान किया जाए कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सीमा को पार कर जाए तो उपग्रह पुनः लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएगा। जैसे कि ये पृथ्वी है, ये इसका गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है ना, ये इसका गुरुत्वाकर्षण है। अब यहाँ से अगर चीज़ को फेंकते हैं तो वो उल्टी आती है, लेकिन अगर अधिक वेग से अगर इसको बाहर फेंक दी जाए ये गुरुत्वाकर्षण से तो ये नहीं आएगी और ये यहीं चक्कर लगाती रहेगी। वह है कृत्रिम उपग्रह। पलायन वेग। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आवश्यकता पड़ती है, जिसे पलायन वेग या एस्केप स्पीड पलायन वेग या एस्केप स्पीड कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति इतनी तेज गति से वस्तु नहीं फेंक सकता, परंतु अब हमने ऐसे शक्तिशाली रॉकेट बना लिए हैं जो ऐसा कर सकते हैं। इन रॉकेटों से अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं जो नीचे नहीं आते। कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए दिए गए वेग को उपग्रह का प्रक्षेपण वेग कहते हैं। दिए गए वेग को उपग्रह का प्रक्षेपण वेग कहते हैं। प्रक्षेपण वेग क्या है? हाँ, विभिन्न उपग्रहों की ऊंचाई लगभग 6400 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर तक होती है, यानी कि 6400 से लेकर 36,000 तक। पलायन वेग कितना है? 11.2, 64 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर तक। यदि किसी पिंड को हम पलायन वेग के कुछ कम वेग जैसे लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से प्रक्षेपित करें तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा, अभी तो पृथ्वी के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने लगेगा। जैसे कि ये पृथ्वी है, अब कम से वेग फेंक रहे हैं, 11.2 से कम से फेंक रहे हैं तो ये यहीं चक्कर लगाएगा। कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा बनाया एक मशीन पिंड है जिसे रॉकेट की सहायता से पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की सीमा के अंदर स्थापित किया जाता है। पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की सीमा के अंदर स्थापित किया जाता है। क्योंकि मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए कृत्रिम उपग्रह कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि ये पृथ्वी है और ये वो गुरुत्वाकर्षण है, यहाँ भेदी वेग से 11.2 कम तो वह ये यहीं घूमती रहेगी, न नीचे जाएगी न नीचे आएगी न ऊपर जाएगी गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ये उपकरण जासूसी, मौसम, पृथ्वी संबंधी अन्य जानकारियाँ भी प्रदान करते हैं। कृत्रिम उपकरण हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इनकी सहायता से तूफान या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पूरी जानकारी मिल जाती है, जिससे जानमाल को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। कृषि, वन, जल संसाधनों की व्यवस्था में भी कृत्रिम उपकरणों द्वारा प्राप्त जानकारी काफ़ी उपयोगी साबित हो रही है। विश्व का पहला उपग्रह 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में रॉकेट के द्वारा पहुंचाया गया। कौन सा भेजा था? स्पुतनिक फर्स्ट। कब? 1957 में। किसने? सोवियत संघ ने 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट में। विश्व का पहला उपग्रह 1957 में किसने भेजा? सोवियत संघ ने। क्या नाम था? स्पुतनिक फर्स्ट। कब? 1957 में। द्वारा अंतरिक्ष में रॉकेट के द्वारा पहुंचा गया। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जब अंतरिक्ष अनुसंधान को लेकर रोड लग गई, सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत पहले जीवित प्राणी को स्पुतनिक 2 में भेजा गया। जीवित प्राणी को किस में? स्पुतनिक 2 में। यह जीवित प्राणी लाइका कुतिया थी। हालांकि यह परीक्षण पूरी तरह सफल नहीं रहा। 4 साल बाद 1961 में सोवियत संघ ने पहला मानव सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। सोवियत संघ ने भेजा ये भी 1961 में।
यूरी गागरिन अंतरिक्ष यान वोस्तोक फर्स्ट में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे। यूरी गागरिन अंतरिक्ष यान वोस्तोक फर्स्ट में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे। बताइए जो यूरी गागरिन थे, ठीक है ना, वो किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए थे? वोस्तोक फर्स्ट। तो सबसे पहले स्पुतनिक फर्स्ट 1957 में, फिर स्पुतनिक 2 जीवित प्राणी लाइका, सोवियत संघ की बात है, और फिर 61 में सोवियत संघ ने पहला मानव सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। 61 में यूरी गागरिन अंतरिक्ष यान वोस्तोक फर्स्ट में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे। सोवियत संघ ने भेजा था पहला ही मानवर 1961 में। कैसे अंतरिक्ष यान से? वोस्तोक फर्स्ट में। यह है यूरी गागरिन। वोस्तोक फर्स्ट में। उन्नीस सौ उनहत्तर में अमेरिका ने दुनिया को तब चौंका दिया। कब की बात है भाई? यूरी गागरिन तो गया 1961 में। और लाइका कब गई? लाइका गई स्पुतनिक 2 में। स्पुतनिक फर्स्ट 1957 में। और 1961 में पहला मानव सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा, वोस्तोक फर्स्ट में यूरी गागरिन। अब है अमेरिका के बाद। 1969 में अमेरिका ने दुनिया को तब चौंका दिया 69 में, जब अपोलो 11 अंतरिक्ष यान ने 3 यात्रियों को सफलता के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष सैर कराई बल्कि 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भी उतारा। नील आर्मस्ट्रांग विश्व के पहले व्यक्ति बने जिसने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग, यह है नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा की धरा पर नील आर्मस्ट्रांग। किससे गए? अपोलो 11 1969 अमेरिका में। चंद्रमा की धरा पर नील आर्मस्ट्रांग, ये है नील आर्मस्ट्रांग। फिर भारत में सर्वप्रथम सन 1984 में अंतरिक्ष यात्रा करने का गौरव भारतीय वायुसेना के राकेश शर्मा को मिला। 1984 में राकेश शर्मा को मिला। राकेश शर्मा ने सोयूज टी यान में 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर की बल्कि उन्होंने सोयूज 7 स्पेस स्टेशन में लगभग 8 दिन रहकर कई वैज्ञानिक परीक्षण भी किए। भारत में सर्वप्रथम 1984 में अंतरिक्ष में यात्रा करने का गौरव भारतीय वायुसेना के राकेश शर्मा को मिला। राकेश शर्मा ने सोयूज T11। राकेश शर्मा किस अंतरिक्ष यान से गए थे अंतरिक्ष में? सोयूज T11। और 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर की बल्कि उन्होंने सोयूज 7 स्पेस स्टेशन में लगभग 8 दिन रहकर कई वैज्ञानिक परीक्षण किए। सोयूज 7 स्पेस स्टेशन में लगभग 8 दिन रहकर। सोयूज 7 1984 में। और किससे गए थे राकेश शर्मा? सोयूज T11। उन्नीस में सोयूज T11 यान में सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ। इनका जन्म 1949 में पंजाब राज्य के पटियाला में हुआ था। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा राज्य के करनाल में सन 1961 में हुआ था। पंजाब से संबंधित थे राकेश शर्मा। 1949 में पंजाब राज्य के पटियाला में हुआ था।
कल्पना चावला का जन्म हरियाणा राज्य के करनाल में 1961 में हुआ था। कल्पना चावला एक शोध वैज्ञानिक एवं प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री थी। वे अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी पहली महिला एवं राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान के वापस लौटते समय सन 2003 को हुई दुर्घटना में अपने अन्य 6 सहयोगी सदस्यों के साथ उनकी मृत्यु हो गई थी। सन 2003 को हुई दुर्घटना में अपने अन्य 6 सहयोगी सदस्यों के साथ उनकी मृत्यु हो गई। इसके अतिरिक्त भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला है। कल्पना चावला के बाद हरियाणा के करनाल में 1961 में कल्पना चावला का जन्म और राकेश शर्मा का 1949 में पंजाब राज्य के पटियाला में हुआ। पंजाब हरियाणा से गए थे सबसे पहले। कल्पना चावला संबंधित है करनाल से, हरियाणा के करनाल से 1961 में हुआ था। आओ करके देखें। स्पुतनिक और अपोलो अंतरिक्ष मिशन के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए और कक्षा में शिक्षक एवं साथियों से चर्चा कीजिए। आपका सबसे पसंदीदा अंतरिक्ष यात्री कौन है, उस पर संक्षिप्त आलेख लिखिए और कक्षा में पढ़कर सुनाइए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में सन 1962 में किसके नेतृत्व में? होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया। तब से लेकर अब तक भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय विक्रम साराभाई को है। विभिन्न उपयोगों के लिए भारत के वैज्ञानिकों कई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, जिसे अप्रैल 1975 में सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व सन 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया। तब से लेकर अब तक भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय विक्रम साराभाई को है। किसके नेतृत्व में परमाणु विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान की स्थापना की थी? जहांगीर भाभा 1962 में। गति किसने दी थी? विक्रम साराभाई ने। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, जिसे अप्रैल 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र में प्रक्षेपित किया गया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने के श्रेय विक्रम साराभाई को ठीक है। और विभिन्न उपयोगों के लिए भारत के वैज्ञानिकों नई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए हैं। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, जिसे अप्रैल 1975 में सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। सोवियत संघ के बेकानूर किस अंतरिक्ष से प्रक्षेपित किया गया? सोवियत संघ के बेकानूर। ठीक है। कब? अप्रैल 1975 में। किसको? आर्यभट्ट को। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह। इसके साथ ही भारत ऐसा करने वाला विश्व का छठा देश बन गया था। इसका प्रमुख कार्य पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना। सन 1975 में अब तक भारत के कई उपग्रह अंतरिक्ष में भेज चुका है। इनमें प्रमुख के नाम है भास्कर, एप्पल, इनसैट, रोहिणी, IRS, एडुसैट, हिमसैट, कार्टोसैट, रिसोर्ससैट, ओशनसैट, जीसैट, चंद्रयान, मंगलयान। इन उपग्रहों की सहायता से दूरसंचार, प्रसारण, मौसम, जलवायु, सुदूर संवेदन, मानचित्रण,
संसाधन आकलन, सूखा, बाढ़, तूफान संबंधी पूर्वानुमान, रक्षा संबंधी गतिविधियां और कई अन्य सार्वजनिक एवं राष्ट्रोपयोगी कार्यों का संपादन सुचारू रूप से संभव होने लगा है। भास्कर, एप्पल, इनसेट, रोहिणी। क्वेश्चन कैसे बने? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का उपग्रह यान नहीं है, अंतरिक्ष में भेजने वाला नहीं है? भास्कर है, एप्पल है, इनसेट है, रोहिणी है। भास्कर, एप्पल, इनसेट, रोहिणी, फिर IRS, फिर एडुसेट, हिमसेट, कार्टोसेट, रिसोर्ससेट, ओशनसेट, जीसेट, चंद्रयान, मंगलयान। क्रम सही है ये शायद। मंगल अभियान, अब आ जाइए मंगल अभियान पर। मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए भारत ने मंगलयान नामक एक अंतरिक्ष यान नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन केंद्र से, तो ये बताइए सतीश धवन केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में, और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया, जिसने लगभग 11 माह की यात्रा कर सितंबर 2014 में वो 11 माह की यात्रा कर सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया। पहले प्रयास में यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश है। इसी प्रकार चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए अक्टूबर 2008 में चंद्रयान नामक एक अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया गया है। अक्टूबर 2008 में चंद्रयान कब भेजा गया था? 2008 में, अक्टूबर 2008 में। और मंगलयान नवंबर 2013 को 11 माह बाद सितंबर 2014 में। प्रक्षेपण से पूर्व मंगलयान, और यह है एस्ट्रोसैट का परीक्षण। एस्ट्रोसैट कहाँ है हमें? पहली अंतरिक्ष वेधशाला। मंगलयान की सफलता के बाद भारत अब उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनकी अंतरिक्ष में वेधशाला है। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से अक्टूबर 2015 में देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट, ये है एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट क्या है? अंतरिक्ष वेधशाला। कब प्रक्षेपित किया गया था? अक्टूबर 2015 में। इसे ब्रह्मांड का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। भारत से पहले अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ ने भी अंतरिक्ष में अपनी वेधशाला स्थापित की है। अच्छा, बताइए एस्ट्रोसैट क्या है? एस्ट्रोसैट का परीक्षण कब किया गया था? अक्टूबर 2015 में। कहाँ से किया गया था? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। कृत्रिम उपग्रहों से होने वाले लाभों की सूची बनाइए। भारत के अब तक कौन कौन से कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े हैं? इनमें से किन्हीं दो पर जानकारी एकत्र कीजिए। भास्कराचार्य द्वितीय, टॉलमी या आर्यभट्ट की जीवनी पर जानकारी एकत्र कीजिए। शब्दावली। मिस्र के पिरामिड। प्राचीन समय में मिस्र में पत्थरों से मानव द्वारा निर्मित भव्य इमारत। मिस्र के महान पिरामिड की ऊंचाई 454 फीट है। प्राचीन मिस्र में इसमें राजा और रानी के शव को सुरक्षित रखने के साथ तारों की स्थिति जानने के लिए किया जाता था। ऊंचाई कितनी है? 454 फीट। दूरबीन, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने का यंत्र। वेधशाला, खगोलीय पिंडों के सतत निरीक्षण और जानकारी एकत्रित करने का स्थान। कृत्रिम, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह। 1 मील 1.6 किलोमीटर। 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा।
अभ्यास प्रश्न। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया 1975 में। भारत में प्राचीन जंतर मंतर वेधशालाएं स्थित है जयपुर में। आर्यभट्ट भारत के महान गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट भारत के महान खगोलविद थे। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो भास्कराचार्य भी खगोलविद है। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भास्कराचार्य द्वितीय प्रसिद्ध है। जन्म 1114 में, मात्र 36 वर्ष की आयु में सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय जब आ गया ना क्वेश्चन, होमी जागिर भाभा ने तो स्थापना करी लेकिन गति दी विक्रम साराभाई ने, है ना। ये दिया जहांगीर भाभा के नेतृत्व सन 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया और गति देने का श्रेय विक्रम साराभाई को है। कब हुई थी स्थापना? 1962 में। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड गति आवश्यकता पड़ती है। भारत द्वारा अंतरिक्ष भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। भारत के प्रमुख खगोल शास्त्रियों के नाम बताइए। आर्यभट्ट और भास्कराचार्य द्वितीय। प्राचीन काल में विश्व में अंतरिक्ष की खोज की शुरुआत कहाँ से हुई? विश्व में पिरामिडों का निर्माण कब और क्यों हुआ? आर्यभट्ट के खगोलीय योगदान की चर्चा कीजिए। दूरबीन क्या है, इसके लाभ बताइए। यूनान के किस गणितज्ञ और भूगोलवेत्ता ने पृथ्वी की परिधि का पहली बार सही आकलन किया? इरास्टोथेनस। विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष यात्रियों एवं उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। इसको देखते हैं 8वें को। परिधि का पहला सही आकलन किया। पाठ तो वैसे पूरा हो गया है, इसको देखते हैं 8वें क्वेश्चन को। पृथ्वी की सही परिधि का आकलन इरास्टोथेनस ने ईसा पूर्व 3री सदी में किया। इरास्टोथेनस। आर्यभट्ट भास्कराचार्य द्वितीय। ठीक है ना, तो ये पार्ट हुआ अपना पूरा। तो अब मिलते हैं नए पार्ट नए वीडियो में। तो खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो आगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। ठीक है ना, पार्ट हुआ अपना पूरा, कोई क्वेश्चन थोड़ी है। 1975 जंतर मंतर जयपुर। आर्यभट्ट भारत महान खगोलविद। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने के श्रेय साराभाई, विक्रम साराभाई। और भाभा स्थापना होमी जागिर भाभा। गुरुत्वाकर्षण के लिए 11.2। आर्यभट्ट भारत के प्रथम खगोल शास्त्री का नाम आर्यभट्ट। प्राचीन काल में विश्व अंतरिक्ष खोज की शुरुआत कहाँ हुई? आर्यभट्ट के खगोलीय योगदान की चर्चा कीजिए। दूरबीन क्या है? ठीक है ना, तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।